हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, दैट इज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये आपका 8th चैप्टर रहेगा कंपनीज एक्ट का। तो यहाँ पर अगर आपको पीडीएफ चाहिए कंपनीज एक्ट की, तो सर ने ऑलरेडी आपको ना टेलीग्राम ग्रुप में और चैनल में प्रोवाइड कर रखी है, वहां से डाउनलोड कर लेना। बट वो बेसिकली आपका बेयर एक्ट के जैसे है कि बेयर एक्ट में क्या होता है, जो लैंग्वेज होती है, जिस तरह का एक्ट बनता है गवर्नमेंट जैसे बनाती है, वही लैंग्वेज रहती है। ओके, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर कर पढ़ा दूंगी, उससे रिवाइज कर लेना। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा उस लैंग्वेज में आता है तो भी समझने में आपको आसानी होगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 123 की बात हो रही है, दैट इज टॉकिंग अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है, जिन लोगों को कॉमर्स में बैकग्राउंड नहीं है, ये उनके लिए लाइन है। देखो, हर कंपनी का ना अपना कुछ प्रॉफिट जनरेट होगा, बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए है। अब कंपनी क्या कर सकती है, इस प्रॉफिट को अपने पास संभाल कर रख सकती है, किसी और को नहीं देगी, तो इसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। या फिर कंपनी क्या करती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा दे देती है, ये होता है डिविडेंड। ओके, तो अब डिविडेंड में हम यहाँ पर पढ़ने वाले कि कंपनी डिविडेंड किस तरह डिक्लेयर करती है, कब करती है, ये पैसा आता कहाँ से है कंपनी के पास में, कौन कौन सा पैसा ये यूज कर सकती है, किस तरीके से यहाँ पर डिविडेंड अगर क्लेम नहीं हुआ तो कंपनी इसको यूटिलाइज करेगी। ओके, तो सबसे पहले तो सोर्सेस जहां से कि डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है, तो यहाँ पर कंपनी केवल और केवल कुछ चीजों से ही डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। जैसे कि इस साल का जो भी यहाँ पर प्रॉफिट रहा होगा, तो करेंट ईयर का जो भी प्रॉफिट है, लेकिन सबसे पहले डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है उसे अलग रख लेगी। कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने देखा कि ठीक है, मेरे पास में जो मशीन्स है, मान लो 10,000 रुपीज का यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तो ऑल दो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसे साइड में रख लेगी। उसके बाद देखेगी कितना प्रॉफिट बचा हुआ है, तो जो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद में आपका डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट चला गया, उसके बाद में जो प्रॉफिट बचा हुआ है उससे कंपनी डिविडेंड्स देती है। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर के जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं उन्हें हम देखेंगे। तो यहाँ पर भी अगर आपके पास में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रहे थे लास्ट कुछ ईयर्स में, जो कि अभी आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो भी आप डिविडेंड के फॉर्म में इस साल दे सकते हो। तो करेंट और पास्ट प्रॉफिट्स दोनों हो सकते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ ऐसा पैसा हो सकता है जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है बाय अंडर अ गारंटी। ओके, तो यहाँ पर इसको भी कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड के फॉर्म में दे सकती है। लेकिन अगर कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट्स हैं जो कि अभी आपको हुए नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट्स आपको हो चुके हैं, सिर्फ ऐसा है कि आपको लगता है, जैसे मान लो आपके पास एक जमीन है और उसका आपको लगता है कि जो वैल्यू है उसको रिवैल्यूएशन हो चुका है, और वो पहले यहाँ पर 10 लाख की थी, अब 12 की है, तो वो जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है वो आपका अनरियलाइज्ड गेन है। आपने जमीन थोड़ी बेची है, बस आपको पता है कि भाई इसकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो गई। या फिर नॉशनल प्रॉफिट्स हो सकते हैं, तो इनको आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। नेक्स्ट, ट्रांसफर कर सकते हैं हम रिजर्व्स में, दैट इज ऑप्शनल। तो हम डिक्लेयर करने से पहले अपने डिविडेंड को क्या करेंगे, अपनी जो रिटेन्ड अर्निंग्स थी, ठीक है, यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट है उसका एक हिस्सा अपने रिजर्व्स में भेज देंगे। अब अगर हमें रिजर्व यूज करने हैं और उसके थ्रू डिविडेंड्स देने हैं, तो कौन से रिजर्व्स हो सकते हैं, फ्री रिजर्व्स हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये कब अलाउड होगा, मान लो प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, इनका पैसा इनको देना है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर कहीं पर भी इनएडिक्वेट या फिर एब्सेंस हमें दिख रही है प्रॉफिट्स की, तो हमें अलाउड होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, कंपनीज यहाँ पर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स को फॉलो करेंगी। कंपनीज क्या करेंगी, कंपनीज देखेंगी कि अच्छा, यहाँ पर हमारे पास में जो कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स है उसे हमें फॉलो करना रहेगा। अब इस रूल में क्या बात होती है, इस रूल में भी आपको थोड़ा सा ना परसेंटेज बताते हैं कि भाई ठीक है, अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो आप किस किस टर्म्स एंड कंडीशन में दोगे। जैसे यहाँ पर आपका एक परसेंटेज फिक्स किया जाएगा कि एवरेज नेट प्रॉफिट देखा जाएगा कि भाई 3 साल का कितना बन रहा है। अकॉर्डिंगली कुछ चीजें होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसे स्किप कर सकते हो, बस मोटा मोटा इतना समझ लो। अच्छा, केवल और केवल फ्री रिजर्व जो हैं उन्हीं को हम यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब मान लो यहाँ पर पास्ट में कुछ लॉसेस हुए थे और डेप्रिसिएशन था,
तो ऐसे में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है जब तक ये जो पास्ट लॉसेस कंपनी के हो रहे थे वो ये कवर ना कर ले, और जो डेप्रिसिएशन इसको यहाँ पर अपना सेट ऑफ करना था, मान लो 10-10 हजार रुपीज के 2 साल के यहाँ पर डेप्रिसिएशन थे, जो कंपनी ने पैसा काटा नहीं। क्यों नहीं काटा? क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही थी, तो उसने सोचा इस एक्सपेंस को अभी हम छोड़ देते हैं, बाद में कभी प्रॉफिट होगा तब दिखा देंगे। तो उस अमाउंट को भी सेट ऑफ करना रहेगा, तो पहले इसे सेट ऑफ करो, कुछ लॉसेस हुए हैं उन्हें सेट ऑफ करो, इसके बाद ही डिविडेंड आप डिक्लेयर करोगे। देन आता है इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? देखो, मान लो एक कंपनी है, अब उस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं किसी जनरल मीटिंग में और बोलते हैं कि अपन अभी अपने जो शेयर होल्डर्स है, मान लो 6 महीने कंप्लीट हो गए हमारे फाइनेंशियल ईयर के, तो 6 महीने कब कंप्लीट होंगे आपके? 6 महीने आपके कंप्लीट हो जाएंगे सितंबर अक्टूबर में, सॉरी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन बोलोगे कि ठीक है, अभी मैं यहाँ पर अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी में से हुए प्रॉफिट्स का डिविडेंड देने वाला हूँ। तो अब ये जो डिविडेंड है, ठीक है, मान लो आपने अक्टूबर में अनाउंस किया, तो आप सितंबर तक का ही दोगे। सितंबर का जो प्रॉफिट था ना, उसी में से डिविडेंड देना है। ऐसा नहीं है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर को कवर कर चलोगे। तो 1 अप्रैल से मार्च 31 तक आपको कितना प्रॉफिट हुआ वो मैटर नहीं करेगा। 1 अप्रैल से लेकर और सितंबर तक आपको कितना प्रॉफिट हुआ, उसी में से डिविडेंड जब आप पे कर रहे हो, तो इसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड आपका कब पे कर रहे हो? जब यहाँ पर आपकी फाइनल एनुअल बुक्स नहीं बनी है, आपने पहले ही डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर क्या करते हैं, ईयर के यहाँ पर जब ईयर चल रहा है ड्यूरिंग दैट ईयर, या फिर ईयर एंड के बाद में, लेकिन अपनी जो एनुअल जनरल मीटिंग होनी है उससे पहले पहले यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर कर दें। तो ये डिविडेंड्स यहाँ पर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि करेंट ईयर प्रॉफिट्स कितने थे, हो सकता है प्रॉफिट्स यहाँ पर पिछले साल में सरप्लस में रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट आपके क्वार्टर के अकॉर्डिंग आप जा रहे हो, जैसे Q1 Q2। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, डिक्लेरेशन अगर आपने कर दी है, तो ऐसे में आपको फिर उतना ही प्रॉफिट देना है जितना पहले आपने इसको डिक्लेयर किया। अब कंपनी मान लो अगर लॉसेस इनकर कर गई, तो इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर जो लास्ट 3 इयर्स हैं, इनके एवरेज से ज्यादा नहीं हो सकते। तो एवरेज लास्ट 3 इयर्स में हम देखेंगे कि आपके पास में कितना अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग इंक्रीम आपका जो इंटरिम डिविडेंड है वो डिसाइड किया जाएगा। अब पेमेंट प्रोसेस क्या होता है? तो डिविडेंड जो है वो आपको बैंक अकाउंट में 5 दिन जब आपके डिक्लेरेशन के हो गए, उसके अंदर अंदर ही डिपॉजिट करना होगा। पेमेंट आप कैश में कर सकते हो, चेक में कर सकते हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर सकते हो अपने रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स के पास में। इसके अलावा डिविडेंड्स आप काइंड में नहीं दोगे, जैसे कि ऐसा नहीं है कि अब आपने डिविडेंड की जगह बोनस शेयर्स इशू कर दिए, या फिर आपने डिविडेंड पे करने की जगह यहाँ पर अपने ईसॉप्स दे दिए, ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आप बोनस इशू कर भी रहे हो तो कैपिटलाइजेशन करोगे रिजर्व्स का, लेकिन ये नहीं है कि आप डिविडेंड की जगह बोनस शेयर्स दे रहे हो या बोनस इशू कर रहे हो। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? देखो, तो कंपनीज यहाँ पर अगर डिफॉल्ट कर रही है, जैसे कंपनीज को यहाँ पर अपनी डिपॉजिट्स जो कंपनी के पास आए, वो कंपनी को डिपॉजिट्स वापस करने थे, या कंपनी ने कोई लोन दिए थे जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट्स करनी थी, जो कि इन्होंने की नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कंपनी डिफॉल्ट कर रही है अपने रीपेमेंट्स पर या डिपॉजिट एक्सेप्टेंसेस पर, तो ऐसे में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो मान लो एक कंपनी है जिसका 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और लास्ट ईयर यहाँ पर 2 करोड़ का लॉस था, डेप्रिसिएशन 1 करोड़ का है, तो पहले तो आप ये 3 करोड़ रुपीस को सेट ऑफ करोगे, तो कितना बचा? 7 करोड़ रुपए बचे। अब इन 7 करोड़ रुपए में से ही आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। आगे समझ में? चलो आगे देखते हैं। सेक्शन 124, ये सारी चीजें हमने पढ़ी अभी तक। सेक्शन 123 में सेक्शन 124 बोलता है कि मान लो मैंने डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर किया, लेकिन जिस शेयर होल्डर को मुझे ये डिविडेंड देना था उन्होंने इसे क्लेम नहीं किया, तो अनक्लेम्ड अमाउंट है। या फिर डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में कंपनी ने डिविडेंड पे ही नहीं करा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? हम यहाँ पर एक अलग से अनपेड डिविडेंड अकाउंट बनाएंगे, दैट ऑल्सो बैंक में बनेगा,
और जो भी आपका डिविडेंड यहाँ पर अनपेड या अनकैश रहा वो डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर इस अकाउंट में पहुंच जाएगा। कंपनी को यहाँ पर अनपेड डिविडेंड अकाउंट जो है इसके अंदर शेड्यूल्ड बैंक में 7 दिन के अंदर अंदर पैसा भेजना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब आपको क्या करना है, 30 दिन के अंदर अंदर एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट बनाना है अपनी बुक्स में और उसमें ये पैसे को ट्रांसफर करना है और 7 दिन के अंदर अंदर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। साथ में आपको कुछ डिस्क्लोजर्स करने हैं। तो कंपनी यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाएगी कि भाई कौन कौन से शेयर होल्डर्स है जिनको उनका डिविडेंड नहीं मिला है, जिन्होंने इसको क्लेम नहीं करा। तो ये कब बनाना है, 90 दिन के अंदर अंदर, और इसे पब्लिश करेगी। कहाँ कहाँ करेगी, कंपनी की खुद की वेबसाइट पर करेगी। इसके अलावा कोई भी ऐसी वेबसाइट है जो कि यहाँ पर अप्रूव की गई है सीजी के थ्रू, तो वहां भी कंपनी को इस बात को, इस स्टेटमेंट को पब्लिश करना है कि ये शेयर होल्डर्स हैं, यहाँ पर इनका ये एड्रेस है और इतना अमाउंट इनके पास जाना था डिविडेंड के फॉर्म में। अब मान लो कंपनी ने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा नहीं भेजा, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कंपनी को बोला जाएगा कि अब आप इंटरेस्ट पे करो, जो जितना अमाउंट आपने अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है उसके ऊपर 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा जो कि कंपनी को पे करना होगा। अब इंटरेस्ट बेनिफिट्स जो हैं वो हमारे शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। जो ये 12% इंटरेस्ट है ये किसकी जेब में जाएगा, शेयर होल्डर्स की, जब भी वो इसे क्लेम करेंगे। अब अगर शेयर होल्डर्स को पता चलता है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, हमने अभी तक क्लेम नहीं किया अमाउंट, अब वो क्लेम करने के लिए आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में शेयर होल्डर जो हैं वो अप्लाई करेंगे टू कंपनी टू क्लेम अनपेड डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स का क्या काम होगा, शेयर होल्डर सिंपली अप्लाई करेंगे कंपनी के पास में कि भाई अब ये हमारा अनपेड डिविडेंड है, इसे हमें क्लेम करना है। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा इनका प्रोसीजर रहेगा। अच्छा, अगर ये अनक्लेम्ड अमाउंट जो है वो आपका 7 साल तक क्लेम नहीं किया जाता, तो ऐसी सिचुएशन में ये पैसा कहाँ जाएगा आपका, ये चला जाएगा आपका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर। ठीक है, तो अगर डिविडेंड यहाँ पर कोई भी शेयर होल्डर क्लेम नहीं करता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आता है कि भाई हमारे जो शेयर्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर ये पैसा जो है वो आप इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल दोगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो शेयर्स हैं, ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर का अता पता ही नहीं है तो शेयर्स को भी हम इसी फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। एक्सेप्शन क्या है, अगर डिविडेंड क्लेम हो गया या पे कर दिया 7 साल के अंदर तो हम शेयर्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, पेनल्टीज क्या लगेंगे अगर कंपनी रूल्स को फॉलो नहीं करती है जो हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, तो पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपए की। ठीक है, साथ में 500 रुपीज पर डे के हिसाब से जितना भी डिले कंपनी करेगी। अच्छा, मैक्सिमम ये जो पेनल्टी है वो 10 लाख की है, लेकिन कंपनी के साथ में और किस किस के ऊपर यहाँ पर पेनल्टीज लगती हैं, इसके ऑफिसर्स, तो ऑफिसर के ऊपर भी 25,000 रुपीज की पेनल्टी है, साथ में 100 रुपीज पर डे यहाँ पर, दैट इज मैक्सिमम 2 लाख रुपए यहाँ पर इनको क्या करना है, 2 लाख रुपीज अपने पेनल्टी के फॉर्म में देने रहेंगे। तो मान लो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 1 जून को, लेकिन मिस्टर एक्स ने इसको क्लेम नहीं किया 30 जून तक, तो फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी इस पैसे को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ठीक, अब अगर यहाँ पर स्टिल ये पैसा 7 साल तक क्लेम नहीं होता तो ये चला जाएगा आपका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, और साथ में जो मिस्टर एक्स के शेयर्स थे वो भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब जब इतना पैसा इस फंड में जा रहा है तो इस फंड का काम क्या है, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 125 में। तो सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट की बात देखें तो जो हमारे सीजी हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इस फंड को स्टैब्लिश कर सकते हैं। सीजी कौन है यहाँ पर पता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं भाई, पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है इस फंड में, तो यहाँ पर अगर कोई भी अनपेड डिविडेंड्स है तो 7 साल के बाद में, कोई भी आपके डिपॉजिट्स हैं जो कि जैसे पब्लिक डिपॉजिट करी है कंपनी के पास में और वो मैच्योर हो गए लेकिन 7 साल तक क्लेम नहीं हुए, कोई भी डिबेंचर्स थे, ठीक है, तो यहाँ पर उसका अमाउंट हो गया।
तो ये भी 7 साल तक अगर अनक्लेम्ड रहेंगे। साथ में जो फ्रैक्शनल शेयर्स थे उनकी सेल प्रोसीड्स, जैसा हमने अपने लास्ट सेक्शन में देखा था। इसके अलावा जब हमारे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया गया तो उसका भी अमाउंट यहाँ पर 7 साल तक अनक्लेम्ड रहा। एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन किसी ने भेजी, अब यहाँ पर रिफंड कर दिया गया, शेयर्स अलॉट नहीं हुए, लेकिन वो पैसा भी यहाँ पर जिसने एप्लीकेशन भेजी थी एप्लीकेंट के पास में वापस नहीं जा पाया, उन्होंने क्लेम नहीं किया, तो वो भी आपका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। कोई डिसगॉज्ड अमाउंट है, मान लो कोई फ्रॉड के थ्रू यहाँ पर कंपनी ने पैसा लिया है या कुछ ऐसा फ्रॉड से इनको पैसा मिला, तो वो भी हमारे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। अगर फंड इन्वेस्टमेंट जो थी, ठीक है, अगर यहाँ पर आपको इंटरेस्ट या फिर कोई इनकम आ रही है, डोनेशंस हो सकते हैं, ग्रांट्स हो सकते हैं जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, तो वो भी सभी के सभी हमारे इस फंड में चले जाते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर इस फंड का नाम है, क्या नाम है इसका? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो यहाँ पर इस फंड को हम कब यूज करते हैं? सबसे पहले तो हम इसको यूज कर सकते हैं, मान लो कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड था जिसको अब क्लेम किया जा रहा है, तो उसमें यूज कर लेंगे, या मेच्योर डिपॉजिट से डिबेंचर्स हो गए। दूसरा, अगर हमें इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस को, इनकी एजुकेशन को बढ़ाना है, प्रमोट करना है, उसमें यूज कर लेंगे। कोई डिसगॉज्ड अमाउंट है, तो यहाँ पर जो अफेक्टेड इन्वेस्टर्स हैं, अब इनके ऊपर यहाँ पर इनका लॉस हुआ होगा, लीगल कंप्लायंसेस, इनकी लीगल कॉस्ट लगी होंगी, तो उसके लिए भी हम इस फंड को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। साथ में जो लीगल एक्सपेंसेस हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको, तो रीइंबर्समेंट्स में, और कोई भी क्लास एक्शन सूट्स हैं आपके अगर सेक्शन 37 एंड 245 के अंडर, तो भी यहाँ पर आप देखेंगे कि हम इस फंड को यूज कर सकते हैं। अभी क्लास एक्शन सूट क्या होता है याद है आपको? देखो, जब हमारी प्रोस्पेक्टस पढ़ी थी हमने सबसे पहले चैप्टर में, मतलब चैप्टर 3 में, तो मैंने बताया था कि प्रोस्पेक्टस में कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो माइट भी कोई ऐसे पर्सन है जो कि यहाँ पर उनको एक लॉस झेलना पड़ा, तो ये या तो ये हो सकते हैं सेक्शन 37 के अंडर, या फिर यहाँ पर मेंबर्स या शेयर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स हो सकते हैं जिन्होंने कोई क्लास एक्शन सूट यहाँ पर फाइल करा है कंपनी, इसके डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, एक्सपर्ट्स, इन सब के अगेंस्ट, और उनका ये मानना है कि यहाँ पर उनके इंटरेस्ट या फिर कंपनी के जो इंटरेस्ट है उनको अफेक्ट किया जा रहा है, या एनसीएलटी जो है वो ये मानती है कि भाई ये जो केसेस यहाँ पर हुए हैं ये एकदम करेक्ट है और रीइंबर्समेंट मिलनी चाहिए इन लोगों को, तो ये सब हमारे क्लास एक्शन सूट के अंदर आ जाते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? इतना बड़ा फंड है, इतना पैसा यहाँ पर आ रहा है, तो इसको एक अथॉरिटी यहाँ पर मैनेज करेगी। तो चेयरपर्सन होते हैं इसके, मैक्सिमम 7 पर्सन यहाँ पर रहेंगे, और एक यहाँ पर सीईओ रहेंगे, तो चेयरपर्सन, सीईओ प्लस 7 मेंबर्स। और ऑडिट कौन करेगा इसको? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एनुअल रिपोर्ट इसकी जो है वो पार्लियामेंट में, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा के सामने रखी जाती है। अब एक एग्जांपल है कि मान लो मिस्टर वाई का 5,000 रुपीज का डिविडेंड और रिलेटेड शेयर्स अनक्लेम्ड रहे 7 साल के लिए, तो ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अगर लेटर मिस्टर वाई से क्लेम करने आते हैं, तो ये इनको डॉक्यूमेंट्स अगर इन्होंने प्रोड्यूस कर दिए, तो इनको ये वापस पैसे मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब डिविडेंड राइट्स और बोनस जो हैं, ठीक है, अगर वो यहाँ पर एबेयंस में रखे हुए हैं कि भाई यहाँ पर जो आपके पेंडिंग शेयर ट्रांसफर देखा जा रहा है। अबेयंस क्या है? देखो, अबेयंस का मतलब है कि यहाँ पर अपन को ना क्लियर नहीं है किसकी अथॉरिटी किसके पास है, या ट्रांसफर हो रहे हैं शेयर्स तो अभी ओनरशिप नहीं पता है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर ट्रांसफर यहाँ पर शेयर्स का जो है वो लॉस्ड तो है, लेकिन अभी शेयर्स रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो डिविडेंड है वो हमारा कहाँ जाएगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा। और राइट इशू या बोनस शेयर्स थे, तो मान लो किसी शेयर होल्डर ने यहाँ पर अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया दूसरे के नाम पर, और जब ये सारा प्रोसीजर चल रहा था उतने में ही कंपनी ने बोनस इशू यहाँ पर अपना डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो राइट इशू या बोनस शेयर्स हैं वो हमें अबेयंस में रखने पड़ते हैं। तो मिस्टर ए ने अपने शेयर्स मिस्टर बी को बेचे, लेकिन ट्रांसफर फॉर्म जो था वो अभी सबमिट हुआ है लेकिन रजिस्टर नहीं हुआ, तो डिविडेंड हम कहाँ रख रहे हैं? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रखेंगे। ओके,
तो यहाँ पर जैसे भी हमारी फाइनलाइज चीज होगी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनको बोनस शेयर्स को भी इशू कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, पनिशमेंट क्या होगी अगर कंपनी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही। तो कंपनी को बोला गया कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड को पे कर दो। अगर नहीं करोगे तो जितने भी डायरेक्टर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं सबको 2 साल की यहाँ पर सजा होगी, साथ में 1,000 रुपीज पर डे ऑफ डिफॉल्ट यहाँ पर फाइन लगेगा। तो जितने दिन के लिए आपने पैसा नहीं दिया इन 30 दिन के बाद से, उतने दिन के लिए आपको 1,000 रुपीज यहाँ पर पेनल्टी के फॉर्म में पे करना है। कंपनी को सिंपली एक सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा इनके ऊपर 18% पर एनम। यूजुअली कितना होता है 12%, यहाँ पर कितना है, अगर आपने डिविडेंड पे ही नहीं करा तो 18% पर एनम फॉर डिले पीरियड। एक्सेप्शन क्या है, तो नो ऑफेंस इफ डिले ड्यू टू, ये एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर डिले इस वजह से हो रहे हैं। क्या क्या है कि भाई कुछ लॉस का लीगल कोई काम आ गया, शेयर होल्डर्स ने यहाँ पर डायरेक्शंस दी हैं जो कि यहाँ पर हमारी कंप्लाई नहीं हो रही हैं, डिस्प्यूट हो गया है कि भाई किसको डिविडेंड मिलना चाहिए। डिविडेंड जो है वो हमने कोई यहाँ पर ड्यूज थे, ठीक है, हम मान लो किसी को कंपनी को पैसा देना था और वो काफी समय से कंपनी को परेशान कर रहे थे, तो कंपनी ने क्या किया, उनको डिविडेंड ना देकर उस पैसे को उनके अकाउंट से डेबिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई और भी ऐसा रीजन हो सकता है जो कंपनी के कंट्रोल के बियॉन्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम फाइन या पेनल्टीज नहीं लगाएंगे। अब आ जाते हैं निधि कंपनीज के ऊपर। तो आपको पता है निधि कंपनीज के ऊपर थोड़ी स्ट्रिक्ट लॉज रहती हैं हमारी। देखो निधि कंपनीज क्या है, यहाँ पर एनबीएफसीज होती हैं, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। अब इनको यहाँ पर बोला जाता है कि आप फंड्स जो लोगे वो फंड यहाँ पर आप अपने मेंबर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब यूजुअली एनबीएफसीज के पास ना आरबीआई का लाइसेंस होता है, ये अपने पास में नहीं रखते, तो ये यहाँ पर सेक्शन 406 है हमारी कंपनीज एक्ट का, उसके थ्रू और निधि रूल्स होते हैं उनके थ्रू यहाँ पर गवर्न हो रही होती है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके लिए ना थोड़े से रूल्स को चेंजेस किए जाते हैं कि भाई यहाँ पर आपको डिपॉजिट्स कितना आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लेंडिंग आप किसको कर सकते हो, क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटीज हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि पहले ना बहुत ज्यादा ये चिट फंड ऐसी चीजों में पकड़ी गई है कंपनीज, तो यहाँ पर थोड़ा सा इनके ऊपर हम देखेंगे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो अगर निधि कंपनीज हैं तो डिविडेंड जो है वो आपका पेबल है लेस देन 100 रुपीज, ठीक है, ये यहाँ पर सफिशिएंट है। अगर अनाउंसमेंट जो है वो आपकी हुई थी लोकल न्यूज़पेपर या लोकल लैंग्वेज में, तो डिविडेंड मान लो इन्होंने डिक्लेयर किया है यहाँ पर किसी कंपनी ने 1 जुलाई को, जो कि 31 जुलाई तक पे हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर कंपनी 15 अगस्त को पे करेगी तो यहाँ पर जो 15 दिन का डिले हुआ 31 जुलाई के बाद में 30 दिन के अंदर अंदर पे करना था, अगर नहीं किया तो जो बचे हुए 15 दिन थे उस पर 18% का इनको फाइन लगेगा, और डायरेक्टर्स जो हैं उनको फाइन लगेगा 1,000 रुपीज पर डे, और साथ में इनको जेल होगी या हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर ये आपकी पूरी क्विक रिवीजन टेबल है इस पूरे चैप्टर की, चैप्टर 8 की, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज कर कर। एक और पेज है इसके अलावा, यहाँ भी इसको आप एक बार वीडियो पॉज करना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पढ़ लेना, अपनी टेबल खुद की बना लोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब यहाँ पर हमारी टेलीग्राम चैनल है जो कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि यहाँ पर अभी अपडेट्स मिले। ऑल्सो कमेंट्स वगैरह आप कर सकते हो, ग्रुप में आप जाकर अगर यहाँ पर आपको ग्रुप लिंक भी मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन कर कर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। आपको पता है मैं यूजुअली आपको बहुत जल्दी रिप्लाईज दे देती हूँ, प्लीज पीडीएफ वाला मत पूछा करो, पीडीएफ में एक और बार बता रही हूँ, सभी चीजों की पीडीएफ यहाँ पर पेड कोर्सेज में रहती है, आप खुद से नोट्स बना सकते हो, या फिर ऐसा कर लेना कि आप यहाँ पर कंपनीज एक्ट के तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलो इसके अलावा हम अलग अलग कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम पास में है आपका तो मैं बहुत ज्यादा प्रमोशन में नहीं जा रही, बस आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या कोर्सेज हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, तो आप एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। चलो पीएफआईडी का अगर आपको चाहिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज प्लीज लगा लेना, बिना टेस्ट सीरीज लगाए मत जाना। मैं ये नहीं बोल रही हमारी ही लगाना, मैं बोल रही हूँ आप एक टेस्ट सीरीज मॉक्स लगा लेना। अब जितना टाइम बचा है इसमें एटलीस्ट 3 से 4 मॉक्स लगाकर थरली एनालाइज करना, थरली,
मॉक जिस सीरियसनेस से दोगे ना, उससे डबल सीरियसनेस के साथ में उसको एनालाइज करना। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में और वहां पर हम नई चीजें सीखेंगे। थैंक यू सो मच।